एपीजे पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं अर्चना वर्मा मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर। आज मैं आपके साथ सविता सिंह, नीलेश रघुवंशी और गगन गिल की कविताओं पर चर्चा करूंगी। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप सविता सिंह की कविताओं की मूल संवेदना को समझ सकेंगे, नीलेश रघुवंशी और गगन गिल की कविताओं को समझ सकेंगे। सविता, नीलेश रघुवंशी और गगन गिल की कविताओं के साक्ष्य पर अस्मिता मूलक स्त्री चिंतन की कविता की सामान्य प्रवृत्तियों का आकलन कर सकेंगे। यहाँ ये 3 विशिष्ट कवित्रियाँ हैं जिनकी रचना के माध्यम से आपको अस्मिता मूलक स्त्री काव्य की कुछ प्रवृत्तियों से रूबरू करवाया जा रहा है। गगन गिल और सविता सिंह अनामिका और कात्यायनी की पीढ़ी की कवयित्रियां हैं। नीलेश रघुवंशी तनिक युवतर पीढ़ी की सदस्या कही जा सकती। इन कवयित्रियों की सामान्य प्रवृत्तियां वही हैं जो संपूर्ण अस्मिता मूलक स्त्री विमर्श की हैं, लेकिन प्रथम चरण की अपेक्षा इनके बलाघात कुछ बदले हुए हैं। स्त्री के स्वत्व को कुंठित और अवरुद्ध करने, बल्कि कहना चाहिए कि स्वत्वहीनता को निश्चित और निर्धारित करने में पितृसत्ता की करतूतों का चित्रण, पितृसत्ता के उत्पीड़न का उग्र और प्रबल विरोध, ये एहसास कि अपने जीवन में परिवर्तन केवल स्वयं अपने द्वारा ही संभव है और अपनी एक नई अस्मिता और स्वत्व के गठन पर जोर। इन कवित्रियों में पितृसत्ता का विरोध अधिक उग्र हुआ है। परंपरा से प्राप्त स्त्री छवि के विभिन्न घटक करुणा, ममता, कोमलता, शीलता अब उसे अपने शोषण और उत्पीड़न में सहायक प्रतीत होने लगे हैं। समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाएं अब उसे क्षुब्ध करती हैं और अपनी क्षमताओं को कुंठित करने का कारण प्रतीत होती हैं। पहले हम सविता सिंह की कविताएं देखते हैं। 1962 में जन्मी सविता सिंह के अब तक 3 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अपने जैसा जीवन, नींद थी और रात थी और स्वप्न समय। उनके लिए कविता केवल स्त्री अस्मिता की अभिव्यक्ति या भावात्मक पक्षधरता का सवाल नहीं, बल्कि दुनिया को औरत के नजरिए से देखने का एक औजार है। उदाहरण के लिए उनकी एक कविता है कुसुम का सत्याग्रह। कविता सुनिए। उसके संताप का आज 14वां दिन है। वो कहती है नहीं छुएगी अन्न, अभी और 7 दिन नहीं बांधेगी केश, न करेगी प्यार, न दया, न देगी दान किसी को, स्वयं को धूल में मिला डालेगी। सब अब उसके लिए हैं नगण्य, वो सचमुच है मरणासन्न। संताप के इन कठिन दिनों में बताती है कुसुम, उसे कभी नहीं मिला भरपेट भोजन, अक्सर बचा खुचा ही मिला। देखा संभ्रांत पुरुषों ने उसकी तरफ कामवशी अक्सर, किया उसे मजबूर बेबस, किसी ने दया नहीं की उस पर। उसे प्रेम कभी नहीं मिला, समझा गया उसे एक स्त्री ही, फटे हाल दुर्बल, बाल खोले कभी नहीं बांधने का संकल्प लिए, आत्मसंलाप के आखिरी दिन रोती लेटी है कुसुम सत्य के आग्रह में। दैनिक अन्यायों के अनवरत सिलसिले की तरह बीतने वाला दुस्वप्न सरीखा स्त्री जीवन अन्याय के प्रतिकार में सत्याग्रह करने चलता है। कविता ने इसे यहाँ एक व्यक्तिवाची नाम दिया है कुसुम, फूल यानी एक कोमल दुर्बल भंगुर अस्तित्व। सत्याग्रह की कार्रवाई की तरह क्या चुना है उसने? वो न करेगी प्यार, न दया, न दान किसी को, क्योंकि उसे स्त्री के ये जो स्वाभाविक गुण बताए और सिखाए गए थे और जिन्होंने उसके पिछले आत्मन की रचना की थी, उनके उत्तर में उसे कभी दया नहीं मिली, प्रेम नहीं मिला, भरपेट भोजन तक नहीं मिला। उसे काम वस्तु की तरह देखा गया और सिर्फ मजबूर और बेबस किया गया। वो एक व्यक्ति नहीं, केवल फटे हाल दुर्बल स्त्री ही मानी गई।
अपने उस पुराने आत्मन से छुटकारे के संकल्प को कविता ने सत्याग्रह के रूपक में ढाला है। सत्याग्रह एक महिमा मंडित शब्द है। देश की मुक्ति के संघर्ष की स्मृति ने उसे एक पवित्र हथियार बनाया है। बताया गया है कि अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति वैर भाव न रखना सत्याग्रह का मूल लक्षण है। सत्य का पालन करते हुए निर्भयता पूर्वक मृत्यु का वरण करना चाहिए और मरते मरते भी जिसके विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं उसके प्रति वैर भाव या क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा भी बताया गया है। सत्य और अहिंसा के पुजारी के शस्त्रागार में उपवास सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। जिसे किसी रूप में हिंसा का आश्रय नहीं लेना है उसके लिए उपवास अनिवार्य है। कविता की कुसुम, ये जो कहना चाहिए कुसुम अवतार स्त्री का, फूल की तरह कोमल और ऊपर जो उसके लक्षण बताए गए हैं, उसे पितृसत्ता ने खास अपने सांचे में ढाल के कुसुम बनाया है। अब कुसुम यहाँ स्वयं अपने उस पुराने स्वयं को धूल में मिला डालने के लिए सन्नद्ध है। उस वाले उसके स्वत्व के साथ जुड़ा प्रेम, दया, दान वगैरह सब कुछ अब उसके लिए नगण्य हो चुका है। वो पुरानी स्त्री अब वो सचमुच मरणासन्न है। ये उसके संलाप का आखिरी दिन है। बाल खोले कभी नहीं बांधने के लिए संकल्प जो कहा गया है उसमें मानो द्रौपदी के प्रण की अनुगूंज है। ये अवसाद या निराशा या अभिमान में किया गया आत्महनन का दारुण दृश्य नहीं, जैसा कि स्त्रियां करती हुई पहले देखी और समझी जाती थी। आचरण तो वही है लेकिन उसका अर्थ बदल दिया गया है। ऊपर से देखने में लग सकता है कि सविता सिंह की कविता स्त्री की आत्म प्रताड़ना को महत्व देने वाली स्त्री के बारे में है, लेकिन वास्तव में यहाँ एक नई स्त्री अस्मिता, एक नए स्त्री आत्मन की गढ़ंत के एहसास को पुराने स्त्री अस्तित्व के सत्याग्रह और आमरण अनशन के रूप में बहुत कल्पनाशील ढंग से बांधा गया है। उनकी एक और महत्वपूर्ण कविता है बैठी हैं औरतें विलाप में। बैठी हैं एक साथ गठरी बन बिसूरती, रोती विलाप करती स्त्रियां, करती शापित पूरे इतिहास को जिसमें उनके लिए अंधकार का मरुस्थल बिछा है। बैठी है याद करती अपनी महान परंपरा को जिसमें थी उनकी स्वायत्तता, उनका स्वाभिमान, संप्रभुता थी फैली, आसमान सी करुणामय तरल किए आच्छादित तम भूतल को अन्नदात्री वे उपेक्षित नहीं करती थीं एक भी मनुष्य को। बैठी हैं विस्मृति में डूबे अपने अंतस्थल से निचोड़ती अपना ही रक्त, रंगती धरती को पटी है जो अनेक ऐसी कथाओं से स्तब्ध हो जो मूक सुनती है उनका विलाप। सविता सिंह की कविताओं में झांकने वाला स्त्री समवेत दिक् में ही नहीं काल में भी अपने समवेत अस्तित्व की खोज करता है। उनकी कविता को समूची परंपरा के आदि बिंदु तक जाकर स्त्री अस्तित्व की जगह की खोज करनी है। इतिहास को दर्ज करने की शुरुआत पितृसत्ता की स्थापना के बाद की घटना है। पीछे जहाँ तक इतिहास जाता है वहाँ स्त्री के लिए स्त्री अस्तित्व के बारे में केवल अंधकार ही अंधकार है और वो भी मरुस्थल जैसा। इस अंधकार में वे ओझल हैं और इस मरुस्थल में वे बंजर हैं क्योंकि वहाँ कहीं दर्ज नहीं है उनका नाम और संस्कृति के विकास में उनका योगदान। वहाँ से वे निष्कासित हैं। लेकिन उस इतिहास के आखिरी छोर के भी पीछे सुदूर प्राक इतिहास में कहीं उनकी स्वायत्तता, स्वाभिमान, संप्रभुता का फैलाव था। अपनी उस महान प्रागैतिहासिक मातृसत्तात्मक परंपरा को वे याद करती हैं जिसके विषय में स्त्री चिंतन का विश्वास है कि वर्चस्व के परे, शक्ति के पाश और सत्ता के पैतरों के ऊपर थी। उसके अधीन अन्नदात्री स्त्री के रहते एक भी व्यक्ति
अनदेखा नहीं रह जाता था। आज वे इस अंधेरे इतिहास को श्राप देती हैं जिसका और छोर पितृसत्ता के अधीन रहा है, जहां स्त्री केवल अधीन रही है। अनंत है उनका ये विलाप और उसे सुनने वाली केवल धरती है जो मूक और स्तब्ध भाव से सुनती है। मातृसत्ता की यह स्मृति केवल स्मृति नहीं बल्कि भविष्य के बारे में एक स्वप्न भी है स्त्री अस्मिता मूलक स्त्री चिंतन के लिए। सच का दर्पण शीर्षक एक और कविता भी है जो स्त्री जीवन का एक समवेत चित्र खींचती है। बैठती हैं औरतें में यदि मातृसत्ता के गौरव की याद में विलाप करने वाली औरतों से मुलाकात होती है तो यहाँ उसकी अपनी दिनचर्या का एक चित्र खींचा गया है। ये एक अवसरहीन जीवंतता रहित जीवन का समवेत चित्र है जो पितृसत्ता में स्त्री के लिए निर्धारित है। बहुत सुबह जग जाती हैं मेरे शहर की औरतें, वे जगी रहती हैं नींद में भी करती हैं प्यार घृणा और संभोग, निरंतर रहती हैं बंधी नींद के पारदर्शी अस्तित्व से। बदन में उनके फुर्ती होती है, मस्तिष्क में शिथिलता। उनके हाथ मजदूरों की तरह काम करते हैं, बनी रहती हैं फिर भी अभिजात संभ्रांत वे। नाश्ता बनाती हैं सुबह सुबह, भेजती हैं मर्दों को दफ्तर, बच्चों को स्कूल, फिर बंध जाती हैं पालतू सी सुखी दुखी अपने घरों से। दोपहर कभी उच्छृंखल नहीं लगती उन्हें, मनहूसियत भले घेर ले पूरे दिन को, हर पल की तरह वो एक पल होता है उनके लिए गुजर जाने वाला। शाम होती है, सड़कों पर जल जाती हैं बत्तियां, इंतजार करती हैं मेरे शहर की औरतें, खिड़कियों से देखती हैं बाहर, देखती शहर के शोरगुल से गुजरते जुलूस को जो त्योहारों का कौतूहल पैदा करता है उनमें। लौट आते हैं मर्द बच्चे, पहले दिन से ज्यादा गंभीर, ज्यादा बुद्धिमान। लौट नहीं पाती अपने भीतर से औरतें, उनके भीतर बुझा रहता है आत्मा का प्रकाश। अंधेरे रहते हैं लगातार उन पर सवार, अंधेरी सुरंग सा फैला रहता है उनमें सभ्यता का भय। किसी भय में जागती है नींद की देवी, जिसमें तैरती रहती हैं छायाएं मृत्यु की। छाए रहते हैं बड़े डैनों वाले पक्षी उनके मन के आकाश में, उनके एकांत का जंगल काटता रहता है स्वयं अपने पेड़, रात बेरात पैदा करता है खौफनाक आवाज़ें, डरी रहती हैं बिस्तर में भी अपने पुरुषों के संग। बेवजह खलल नहीं डालती उनकी नींद में, रहती हैं सेवारत, बरसाती प्रेम सहिष्णुता। चाहिए उन्हें वैसे भी बहुत ज़्यादा शांति, बहुत कम प्रतिरोध अपने घरों में, फिर भी अपने एकांत के शब्द रहित लोक में एक प्रतिध्वनि सी, मन के किसी बेचैन कोने से उठती जल की तरंग सी अपने चेहरे को देखा करती हैं एक दूसरे के चेहरे में, बनाती रहस्यमय ढंग से एक दूसरे को अपने सच का दर्पण। कविता स्त्री की समूची दिनचर्या का अनुगमन करती है। मेरे शहर की औरतें कहकर उसे एक संवेद जीवन का रूप दिया गया है। उसकी संरचना में मर्द और बच्चों का जिक्र भी आता है, लेकिन एक संदर्भ मात्र की तरह। घर को एक निर्बाध दिनचर्या प्रदान करना और उसे निर्बाध बनाए रखना, कुल यही इन स्त्रियों के जीवन का पर्याय है। मर्दों को दफ्तर, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वे पालतू सी घर में बंध जाती हैं। दोपहर का खाली वक्त भी उनको खुला नहीं छोड़ता, वे बंधी ही रहती हैं, भले ही मनहूसियत से। मर्द और बच्चे हर पिछले दिन से ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा बुद्धिमान बनकर घर लौटते हैं, लेकिन औरतें अपने भीतर से नहीं लौटती। उनकी आत्मा का प्रकाश बुझा ही रहता है, उनके पास गंभीर या बुद्धिमान बनने का कोई अवसर नहीं। पितृसत्ता ने उनको जो वजूद दिया है उसमें वे निरंतर अनिष्ट की आशंका और भय से घिरी रहती हैं। औरतें वहां सोचने, सवाल पूछने का काम नहीं करती, केवल आज्ञा पालन करती हैं। मानो समूचा जीवन नींद में ही चलते फिरते गुजर जाता हो। उनके घरों में प्रेम बरसता है, शांति ही शांति रहती है, लेकिन इसके बावजूद एक फिर भी मौजूद है। उनका एकांत लोक शब्द रहित है, लेकिन फिर भी मन के बेचैन किसी कोने से, उस सन्नाटे में से एक प्रतिध्वनि सी उठती है। खुद उनके सिवाय उसके बारे में कोई और नहीं जानता।
लेकिन चूंकि ये संवेद है जहां हर स्त्री हर दूसरी स्त्री के समान है, इसलिए वे एक दूसरे के चेहरे में अपना चेहरा देख पाती हैं। सब एक दूसरे का प्रतिरूप है, उनमें से कोई सी भी व्यक्ति के रूप में विकसित नहीं हो पाती। हर एक के मन में वो बेचैन कोना है जिसमें कोई हुक या कोई टीस दबी हुई है। इस शांति, प्रेम, सहिष्णुता की यही असलियत है। अस्मिता मूलक स्त्री चिंतन में इन प्रश्नहीन आज्ञाकारी स्त्रियों को पितृसत्ता की पालतू औरतें कहा गया है। इस कविता में दोहराया गया है, फिर बंध जाती हैं पालतू सी सुखी दुखी अपने घरों से, में पालतू विशेषण के प्रयोग से कविता उसी विचार की अनुगूंज उत्पन्न करती है। सविता सिंह की कविताओं में एक शीतल वैचारिकता है। वे अस्मिता मूलक स्त्री चिंतन के विचार सूत्रों को अनुभव बिंब रूपक में बांधते हुए रची जाती हैं। यहाँ उद्धृत तीनों कविताओं में 3 विचार बांधे गए हैं। स्त्री की पुरानी स्त्रियोचित भूमिका का विसर्जन कुसुम का सत्याग्रह में, प्राक इतिहास में मातृसत्ता के तहत स्त्री की स्वायत्त संप्रभुता और गौरव की स्मृति और इतिहास से उसकी बेदखली की पीड़ा, बैठी हैं औरतें विलाप में, पितृसत्ता द्वारा स्त्री को पालतू बनाकर श्रम शक्ति में बदलना और उस श्रम को निर्मूल्य बनाए रखना, सच का दर्पण में। गद्य को काव्यात्मक परिष्कार देकर वक्तव्य की आधिकारिकता से ये कविताएं रची गई हैं। वे अभिधा के सौंदर्य की गहन अर्थवत्ता को प्रमाणित करती हैं, जैसे उसके संताप का आज 14वां दिन है, न बांधेगी केश अभी और 7 दिन, कहती है नहीं छुएगी अन्न, न करेगी प्यार, न देगी दान, न दया। उनकी भाषा में तत्सम किसी को तद्भव देशज विदेशक क्षेत्रीय सभी तरह के शब्द हैं। एक और रात बिरात बिछा आदि प्रयोग जिनमें लोक भाषा का सौंदर्य है, तो दूसरी ओर तत्सम गरिमा आच्छादित करुणामय अन्नदात्री मस्तिष्क उच्छृंखल संकल्प दुर्बल आभिजात्य संभ्रांत आदि। इसी तरह उर्दू के भी कई शब्द हैं, जैसे इंतजार, मनहूसियत, खलल वगैरह। सविता सिंह के बाद मैंने नाम तो वैसे शुरू में नीलेश रघुवंशी का लिया है, लेकिन हम पहले गगन गिल की कविताएं देख लेते हैं, क्योंकि कालक्रम से भी गगन गिल सविता सिंह की समकक्ष हैं और कविता के भाव से भी। 1959 में जन्मी गगन गिल के अब तक 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुद्ध, ये आकांक्षा समय नहीं, दिल थपक थपक, दिल थपक थपक। एक दिन लौटेगी लड़की गगन गिल के पहले कविता संग्रह की शीर्षक कविता है। संग्रह 1983 में प्रकाशित हुआ था, तो ये कविता 1 आध वर्ष पहले ही लिख ली गई होगी। तब तक हिंदी साहित्य में स्त्री लेखन और स्त्री संवेदना एक अलग कोटि की तरह परिभाषित नहीं हुई थी। अस्मिता मूलक स्त्री लेखन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। सन 80 के आसपास कभी लड़की श्रृंखला की कविताओं ने प्रकाशित होकर तब के हिंदी जगत को स्तब्ध कर दिया था। पहली बार इस श्रृंखला में लड़की के प्रति पितृसत्ता के हिंसक व्यवहार को, उसकी विभीषिका को इस तरह उद्घाटित किया गया था। इस कविता श्रृंखला को शायद एक सूत्रपात का दर्जा दिया जा सकता है। कविता सुनिए। एक दिन लौटेगी लड़की, हथेली पर जीभ लेकर, हाथ होगा उसका लहू से लथपथ, मुंह से टपका लहू कपड़ों में सूखा हुआ, फिर धीरे धीरे उसका मुंह आदी हो जाएगा, कपड़ों के खुशनुमा रंग उसके चेहरे पर लौटेंगे। सोचेगी नहीं वो भूल कर भी अपनी हथेली के बारे में, जीभ के बारे में, क्योंकि लड़की कुछ नहीं सोचेगी और इस तरह दहशत से परे होगी, या कहें कि दहशत के बीचों बीच लड़की में कुछ नहीं कांपेगा, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे धड़कता हुआ कह सके। सिर्फ कभी कभी उसमें एक सपना धड़केगा, या सपने में लड़की, उस कभी कभार वाले दिन लड़की निकलेगी सपने की चाल से अलग लिथड़ी देह लेकर, उस दिन से बहुत दिनों दूर, हथेली पर जीभ खींच लाए उस दिन से बहुत दिनों दूर। सपने में लड़की झांकेगी अंधे कुएं में, भीतर होगी जिसके अंधी एक और लड़की, आंखें जिसकी देखेंगी जिसे भी अंधा कर देगी। लड़की सोचेगी, जो हिस्सा अंधा होना था हो गया, जो चुप होना था वो भी हो गया, जो लाचार होना था वो भी हो गया,
फिर भला अब वो क्या करती है अंधे कुएं में बैठी। वो ये सब सोचेगी लेकिन सिर्फ सपने में। दिखने में तो बाहर से वो खुश मिजाज होगी, मुंह उसका जुबान बिना आदि, आंखें उसकी दृश्यों से दूर, रंग उसके चेहरे में गडमड। जुबान के बारे में वो कभी नहीं सोचेगी, भूल कर भी नहीं, न जुबान के बारे में, न हथेली के बारे में, न ऊँटे के बारे में। कविता का केंद्रीय शब्द जुबान है। जुबान यानी भाषा। बच्ची से लड़की बनने के क्रम में लड़की से उसकी जुबान छीन ली गई। उत्तर आधुनिक वैचारिकी में भाषा का विश्लेषण केंद्रीय महत्व की जगह रचता है। सांस्कृतिक, सामाजिक रुख, रवैये, रुझान, प्रवृत्तियां, मनोवृत्तियां आदि भाषा और उसकी प्रयोग विधि में संचित रहते हैं। कात्यायनी ने अपनी एक कविता में कहा भी है, न जाने क्या सूझा एक दिन स्त्री को खेल खेल में, भागती हुई भाषा में समा गई, छिपकर बैठ गई। एक दिन लौटे की लड़की में गगन गिल ने एक मुहावरे में छिपी उस लड़की को बाहर निकालकर इस कविता में खड़ा कर दिया है, जिसमें उसकी जबान छीन ली गई थी। इतने प्रचलित हैं ये प्रयोग के मुहावरा बन चुके हैं। जबान काट लेना, जीभ खींच लेना, जीभ खींचकर हथेली पर रख देना, किसी अधीन व्यक्ति के जवाब देने, जबान लड़ाने, जबान दराजी करने पर ये संभावित दंड की धमकियां हैं। उसे शब्दशः घटित की तरह कल्पित करके कविता रची गई है। स्त्री के साथ पितृसत्ता का ये हिंसात्मक सलूक दहशत पैदा करता है, मानो एक कार्यक्रम है जिसे किया जाना है। किसी हिस्से को अंधा बनाया जाना, किसी को बहरा बनाया जाना, किसी को गूंगा बनाया जाना। दहशत स्त्री को मनुष्य के अस्तित्व से नीचे गिराती है, उससे सोचने की, बोलने की क्षमता छीन लेती है, जीने का उल्लास छीन लेती है। उसके भीतर कुछ भी कांपता धड़कता शेष नहीं रहता। जीभ खींचकर हथेली पर धर देने के रूपक से इस दहशत का सृजन किया गया है। लेकिन फिर भी स्त्री के दमन को चित्रित करने वाले अस्मिता लेखन की अधिकांश परिणति इस फिर भी में होती है। यहाँ भी एक फिर भी है। फिर भी लड़की कभी कभार सपने में एक अंधे कुएं अपने अवचेतन में झांकेगी और वहां पहले से बैठी एक और अंधी लड़की को देखेगी और सोचेगी, जो हिस्सा अंधा होना था हो गया, जो चुप होना था वो भी हो गया, जो लाचार होना था वो भी हो गया। होना था के पीछे मानो एक नियति है कि ये तो किया ही जाना था। और सवाल है, फिर भला वो क्या करती है अंधे कुएं में बैठी? यही है बुनियादी सवाल। जो होना था यानी स्त्री जीवन का मकसद, वो सब कुछ हो चुका। अंधा होना, चुप होना और लाचार होना। पितृसत्ता यही मकसद तय करती है स्त्री के लिए। उसके बाद भी अगर अंधे कुएं के भीतर वो अंधी लड़की अब भी बैठी है, अब भी बाकी है, तो क्यों? दरअसल मकसद क्या कुछ और है? इस सवाल का कोई जवाब इस कविता में नहीं है। कविता में तो बस ये बताया गया है कि ये सब वो सोचेगी, लेकिन सिर्फ सपने में। दिखने में तो बाहर से वो खुशमिजाज होगी, लेकिन क्योंकि फिर भी अंधे कुएं में वो बैठी रह गई है, सच का दर्पण में, शहर की औरतों के बेचैन मन में शब्दहीन प्रतिध्वनि की तरह, इसलिए एक दिन अस्मिता मूलक स्त्री चिंतन का संभव होना अनिवार्य है। खोई हुई जुबान का वापस आना, अपनी आंखों से देखना, सोचना और बोलना वापस आएगा ही। गगन गिल की एक अन्य कविता तुम कहोगे रात में भी भाषा के संचित कोश में संबंधों के ताने बाने में छिपी वर्चस्व वृत्ति के रुख रवैये रुझान का काव्यात्मक उद्घाटन है। पिछली कविता का मुहावरा स्त्री की जुबान छीन लेने की कहानी सुनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस कविता में प्रयुक्त मुहावरा पुरुष की वर्चस्वी वाचालता को अभिव्यक्त करके अपना काव्यार्थ अर्जित करता है। तुम दिन कहो तो दिन, रात कहो तो रात, तुम दिन को भी रात कहो तो रात, तुम जो कहो सही जैसी अभिव्यक्तियां अधीन व्यक्ति के शब्दों में वर्चस्व की स्वीकृति की भाषा है। भाषा वर्चस्व हमेशा दंड की ही भाषा नहीं बोलता। समर्पण और तादात्म्य का मूल चुकाकर प्रेम के उल्लास की भाषा बोलता हुआ भी पाया जा सकता है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और होती है। तुम कहोगे रात और रात हो जाएगी, तुम कहोगे दिन और धुल जाएगा दिन, तुम कहोगे रंग और उड़ती चली आएंगी तितलियां पृथ्वी भर की, तुम सोचोगे प्रेम और दिगंत खोल देगा एक इंद्रधनुष गुप्त
तुम होगे संतप्त और जल जाएगी उसकी त्वचा दूसरे शहर में। तुम कहोगे रात और झड़ती चली आएगी स्मृति, तुम कहोगे दिन और रिक्त हो जाएगी पृथ्वी, तुम रहोगे चुप और चटक जाएंगी शिलाएं चंद्रमा तक, तुम कहोगे अदेखा और वो जा फंसेगी अदृश्या हवा के कंठ में, तुम कहोगे रात और बनने लगेगा आप ही आप रेत में एक घर, तुम कहोगे दिन और उघड़ जाएगी ये देह जरा की कुतरी हुई। पूरी कविता तुम कहोगे कि आवृत्तियों से रची गई है। एक बार भी वो कहेगी या मैं कहूंगी का उच्चार नहीं होगा। तुम कहोगे कि इन आवृत्तियों के बीच में ही फंसे हैं उसकी जिंदगी के रंग, प्रेम, स्मृति, अनदेखा छूट जाना, वो घर जो मानो रेत में बना था, तादाद में और समर्पण की ये हद कि तुम होगे संतप्त और जल जाएगी उसकी त्वचा दूसरे शहर में। और इसी क्रम में एक बार भी कुछ भी कहे बिना वो दिन आता है अंत में और उघड़ जाएगी ये देह जरा की कुतरी हुई। अतृप्त। गगनगिल की काव्य भाषा के एक मिजाज में विरोध का कड़ा तेवर है, क्योंकि वहां उसका कथ्य स्त्री जीवन के परिदृश्य में समाया खौफ और अंतर्दृश्य में उसका भयावह प्रतिबिंब है जो अचेतन में जा बैठा है। हाथ होगा उसका लहू से लथपथ, मुंह से टपका लहू कपड़ों में सूखा हुआ, लिथड़ी देह, मुंह उसका जुबान बिना, जैसे पदबंध उसी तेवर की सृष्टियां हैं। गगनगिल के ये आदि बिंब संवेदना को आघात पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरा भी एक मिजाज है जो कोमल बिंबों से रचा गया है। तुम कहोगे रंग और उड़ती चली आएंगी तितलियां पृथ्वी भर की, तुम सोचोगे प्रेम और दिगंत खोल देगा एक इंद्रधनुष गुप्त। दोनों ही मिजाजों की काव्य भाषा में आवेग और भावात्मक त्वरा को रचनात्मक संतुलन के साथ साधन दोनों ही मिजाजों की काव्य भाषा में आवेग और भावात्मक त्वरा को रचनात्मक संतुलन के साथ धारण करने की और कलात्मक संयम के साथ साधने की गहरी क्षमता है। अब नीलेश रघुवंशी की बारी है। 1969 में जन्मी नीलेश रघुवंशी के अब तक 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, घर निकासी, पानी का स्वाद और अंतिम पंक्ति में। नीलेश रघुवंशी की कविता स्वभाव में सकारात्मक है। वो सविता सिंह की शीतल विश्लेषण क्षम वैचारिकता और गगनगिल के आवेगमय अवसाद से भिन्न है। वस्तुतः देखें तो उनकी कविता अस्मिता मूलक स्त्री चिंतन के दायरे में प्रवेश नहीं करती। शायद इसीलिए उत्पीड़न के विरुद्ध आक्रोश और यातना के अवसाद से ग्रस्त अधिकांश अस्मिता मूलक स्त्री लेखन के घटाटोप के बीच उनकी कविता आश्वस्तिजनक, प्रसन्न और शायद इकहरी और भावुक भी दिखाई देती है। नीलेश रघुवंशी की एक कविता है टेलीफोन पर पिता की आवाज। टेलीफोन पर थरथराती है पिता की आवाज, दिए की लौ की तरह कांपती सी दूर से आती हुई, छिपाए बेचैनी और दुख, टेलीफोन के तार से गुजरती हुई, कोसती खींचती इस आधुनिक उपकरण पर तारों की तरह टिमटिमाती टूटती जुड़ती सी आवाज। कितना सुखद पिता को सुनना टेलीफोन पर। पहले पहल कैसे पकड़ा होगा पिता ने टेलीफोन। कड़कती बिजली सी पिता की आवाज, कैसी सहमी सहमी सी टेलीफोन पर बनते बिगड़ते बुलबुलों की तरह आवाज पिता की भर्राई हुई। पकड़े रहे होंगे टेलीफोन देर तक, अपने ही बच्चों से दूर से बात करते पिता। कविता के संवेदनशील कान पकड़ते हैं एक एक ध्वनि। एक आधुनिक उपकरण से पहली बार निपटते पिता की घबराहट, कड़कती हुई आवाज वाले पिता की आवाज थरथराती है, बर्राती है, सहमी सहमी सी लगती है। पिता मानो एक नादान बच्चे में बदल गए हों। पहले पहल कैसे पकड़ा होगा पिता ने टेलीफोन। जैसे पहला कदम उठाने वाले या पहला शब्द बोलने वाले बच्चे के लिए होने वाला विस्मय हो। ये मानो पहली बार पिता के भीतर एक नए ही पिता से परिचय मिल रहा है, मानो दोनों के बीच वात्सल्य का रिश्ता उलट गया हो। पितृसत्ता के साथ एक नया अधिक सहज रिश्ता है। नीलेश अन्य चारों कवित्रियों से उम्र में 10-12 वर्ष छोटी हैं। उनकी अपेक्षा स्त्री लेखन की युवतर पीढ़ी में गिनी जा सकती है। संभव है पिछली पीढ़ियों के संघर्ष के बाद उदित होने वाले सामंजस्य का लाभ उनके भावबोध को मिला हो, लेकिन इस तरह के अनुमान मात्र अनुमान ही होते हैं।
रुख, रवैया, रुझान बहुत कुछ अपने आरंभिक परिवेश और व्यक्तिगत अनुभव से निर्मित होता है। ये सर्वविदित है। पितृसत्ता का एक चेहरा बेशक पिता का चेहरा भी है, स्नेहपूर्ण और संरक्षणशील। उनकी एक अन्य कविता का शीर्षक है उदासी। एक ही बात दोहराती हूँ बार बार, मैं उदास बहुत हूँ। बार बार दोहराने से बेहतर है बदल देना चाहिए उदासी को उजाले में चाय की पत्ती की तरह, बदल देना चाहिए उदासी को स्वाद में, घुल जाने देना चाहिए शक्कर के दानों की तरह, पोछे की तरह रगड़ देना चाहिए उदासी को, चमकने देना चाहिए मन को उजले फर्श की तरह, बदल देना चाहिए उदासी को साबुन में, उदासी उदासी उदासी, बस बहुत हो गई उदासी। पुराने पड़ गए कपड़ों की तरह उदासी को बेचकर नए चमचमाते बर्तन खरीद लेना चाहिए, अनार के दानों की तरह चमकने देना चाहिए उदासी को। प्रत्यक्षतः कविता में एक सकारात्मक संदेश है, लेकिन वो केवल उपदेश ही है या उदासी मिटा देने के कोई नुस्खे भी कविता में छिपाए गए हैं। सुझाने समझाने में उदासी भगाने का तरीका किसी काम धाम में शारीरिक गतिविधि में लग जाना बताया जाता है। नीलेश रघुवंशी के सादृश्य विधानों का असली संकेत क्या ऐसे ही नुस्खों की तरफ है? चाय बनाई जाए और पत्ती शक्कर की तरह पानी में घुला के उदासी के स्वाद को बदल दिया जाए, पोछा लगाया जाए और यूं ही उदासी को साबुन बनाते हुए उजले फर्श को देखकर मन को चमका लिया जाए, पुराने कपड़े बेचकर चमचमाते बर्तन खरीदे जाएं और अनार के दानों जैसे दांतों से हंसकर उदासी को चमका लिया जाए। बेशक ये कुछ आजमाए हुए बेहद कारगर नुस्खे हैं भी। इनके सहारे जरा समझने की कोशिश की जाए कि इस कविता में अभिव्यक्त उदासी की प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव। हद से हद सविता सिंह की सच का दर्पण शीर्षक की नींद में चलती फिरती, सोचने की कोशिश भी न करती औरतों के शब्दहीन एकांत में कभी कभी उठती बेचैन प्रतिध्वनि तक पहुंचेगा, जिसे ऐसी गतिविधियों से वाकई धोया पोछा जा सकता है। फिर भी उसे बनाए रखने की जिद शायद एक तरह की विलासिता है, जो कविता में एक अधीरता और झुंझलाहट का स्वर भी जोड़ती है। उदासी उदासी उदासी, बस बहुत हो गई उदासी। अनामिका की स्त्रियां अथवा दरवाजा, या कात्यायनी के 7 भाइयों के बीच चंपा, या गगनगिल की एक दिन लौटेगी लड़की जैसी कविताओं की पीड़ा ये नहीं है जिसकी उत्कटता प्रतिरोध को उग्र और असहिष्णु बनाती है। हंडा नीलेश रघुवंशी की भारत भूषण सम्मान से पुरस्कृत वो कविता है जिसने उन्हें युवा पीढ़ी में उनकी विशिष्ट पहचान दिलाई। उनकी अन्य दोनों अपेक्षाकृत सरल एवं इकहरी कविताओं की तुलना में ये एक अधिक जटिल व संश्लिष्ट कविता है। एक पुराना और सुंदर हंडा भरा रहता था जिसमें अनाज, कभी भरा जाता पानी। भरे थे इससे पहले सपने। वो हंडा एक युवती लाई अपने साथ दहेज में, देखती रही होगी रास्ते भर उसमें घर का दरवाजा। बचपन उसमें अटाटूट भरा था। भरे थे तारों से डूबे हुए दिन। नहीं रही युवती, नहीं रहे तारों से भरे दिन, बच नहीं सके उमंग से भरे मनोहर सपने। हंडा है आज भी, जीवित है उसमें ससुराल और मायके का जीवन। बची है उसमें अभी जीने की गंध, बची है स्त्री की पुकार। दर्ज है उसमें किस तरह सहेजती रही वो घर। टूटे न कोई, बिखरे न कोई, बचे रह सके मासूम सपने। इसी उधेड़ बुन में सारे घर में लुढ़कता फिरता है हंडा। कविता एक हंडे के बारे में है जो यहाँ एक चीज होके भी महज एक चीज नहीं है। हमारे ठेठ घरेलूपन की ये एक खासियत है कि न केवल पालतू पशु पक्षी बल्कि जड़ निर्जीव वस्तुएं भी स्मृतियों और साहचर्यों से जुड़कर चेतना मंडित कर दी जाती हैं, चेतन हो उठती हैं, मानो परिवार की सदस्य बन जाती है। कविता में चित्रित घर में हंडा एक ऐसा ही सदस्य है जिसके साथ वो दहेज में मायके से ससुराल लाया गया था। अब उसके न रहने के बावजूद वो उसकी अनुपस्थिति के शून्य को भर रहा है और स्मृति साहचर्य से उसकी भूमिका निभा रहा है। पूरी कविता एक घरेलू आत्मीयता और भावनात्मक ऊष्मा से रंगी हुई है। हमारे समाज के अनेक परतीय विन्यास के रहते अधिकतम विस्तारों में हम अभी तक
उस अर्थ में आधुनिक हुए नहीं हैं जिसमें व्यक्ति के पास एक स्वतंत्र स्वायत्त सत्ता होती है और अधिकार चेतना द्वारा परिभाषित की जाती है। अभी ऊपर नीलेश की उदासी शीर्षक कविता के संदर्भ में सविता सिंह की सच का दर्पण शीर्षक कविता की मेरे शहर की औरतों का जिक्र किया गया था। यहाँ सविता की कविता की उन औरतों के संदर्भ में नीलेश रघुवंशी की कविता की युवती का जिक्र किया जा रहा है। हंडे की स्वामिनी जो अब नहीं रही लेकिन फिर भी है, उसका न रहना क्या कविता के संदर्भ में कोई विशेष अर्थ रखता है? वो एक भिन्न संदर्भ संसार की वासनी थी। उसके सरोकार कुछ और थे, लेकिन क्या कहा जा सकता है कि मानो नींद में कटा उसका जीवन, कि एक मजदूर की तरह काम करते थे उसके हाथ? भले ही अभिजात और संभ्रांत बनी रहती हो वह, भले ही बिना दाम रहा होगा उसका श्रम, लेकिन क्या निर्मूल्य भी? उसका न रहना क्या एक पूरे मूल्य संसार का उठ जाना है? बच नहीं सके उमंग से भरे सपने हंडा है आज भी, खाली हंडा उस बीते हुए संसार की जा चुकी स्वामिनी की निशानी सा खाली हंडा सारे घर में लुढ़कता फिरता है। लेकिन ये कविता उस गए हुए संसार का शोक गीत नहीं, उसकी स्मृतियों के जरिए उसके मूल्यों को पुनर्नवा बनाए रखने का उत्सक है। नीलेश रघुवंशी की कविताओं के रचनात्मक विन्यास में प्रायः एक सरलता और एकहरापन है। भाषा आडंबरहीन, थरथराती है पिता की आवाज दिए की लौ की तरह कांपती सी जैसी अभिव्यक्तियों में श्रुति संवेदना को चाक्षुष बिंब से मूर्त करके संश्लिष्टता पैदा की गई है। नीलेश रघुवंशी अपनी कविताओं में एक साथ संवेदनाओं के कई रंगों का प्रयोग करती हैं। उदासी शीर्षक कविता के सादृश्य विधान में भी ये संश्लिष्टता देखी जा सकती है। निष्कर्ष की तरह कहें कि सविता सिंह, गगन गिल और नीलेश रघुवंशी की कविताएं स्त्री दृष्टि से स्त्रियों के जीवन को देखने वाली कविताएं हैं। सविता सिंह और गगन गिल अस्मिता मूलक स्त्री लेखन से सीधे जुड़ी हैं। स्त्री जीवन के अंधकारमय पक्षों को जिस तरह इन्होंने व्यक्त किया है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सूचना, समाचार, आत्मकथात्मक दस्तावेज और साहित्यिक रचनाओं के साक्ष्य पर यह हमारे समय की स्त्री की प्रामाणिक अनुभूति है। नीलेश रघुवंशी का रास्ता अलग है। वे शायद उस भाव संदर्भ में स्वयं को सहज नहीं पाती। एक कविता में किंचित विनोद भाव से उन्होंने लिखा भी है, मिल जानी चाहिए अब मुक्ति स्त्रियों को, आखिर कब तक विमर्श में रहेगी मुक्ति। बननी चाहिए एक सड़क चले जिस पर सिर्फ स्त्रियां ही, मेले और हाट बाजार भी अलग, किताबें अलग, अलग हों गाथाएं, इतिहास तो पक्के तौर पर अलग, खिड़कियां हो अलग, झांके कभी स्त्री तो दिखे सिर्फ स्त्री, हो सके तो बारिश भी हो अलग। लेकिन अगर नीलेश की कविता को अस्मिता मूलक चिंतन में कोई संदर्भ देना ही हो तो उसकी जगह पितृसत्ता के साथ संवाद और संप्रेषण वाले खाते में होगी। अस्मिता मूलक चिंतन का स्त्री अध्याय अब एक विकसित चिंतन पद्धति का कलेवर धारण कर चुका है, लेकिन हिंदी साहित्य में अभी हम उसके बारे में केवल कॉमन सेंस की शब्दावली में ही बात कर रहे हैं। ये सच है कि कथा साहित्य उसके लिए एक अधिक उपयुक्त माध्यम, क्योंकि सामाजिक कोटियों और जीवन की विविधताओं के कारण वहाँ विवरण वैविध्य संभव है, जबकि कविता का कलेवर अमूर्तन और सूक्ति सृजन के प्रति रुझान की वजह से उन्हीं वस्तुओं की पुनरावृत्ति सा प्रतीत होने लगता है। लेकिन ऐसा तो किसी भी आंदोलन के समय की जाने वाली रचना का सामान्य परिदृश्य होता है। बच रहने वाले विशिष्ट रचनाकार गिने चुने होते हैं। यहाँ के विवेच्य रचनाकार उसी कोटि के